हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आ चुके हैं आप लोगों के बीच में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर सके और सुनिश्चित कर सके कि आप इस बार अपने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर बिल्कुल फतेह करके आए, यानी कि एग्जाम को जीत कर आए और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए। आप लोगों को पता है कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है वो टोटली 80 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलता है उसके अंदर, और आपको जो क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं वो 34 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 17 क्वेश्चन आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं और 17 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के देखने को मिलते हैं। और उन अगर 34 क्वेश्चंस की भी बात की जाए तो उन 34 क्वेश्चंस के अंदर भी फर्दर बाइफर्केशन किया जाता है, जैसे कि 20 क्वेश्चंस आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्म में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप लोग बिल्कुल सही तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो 20 मार्क्स तो आप बिल्कुल अपने सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस आपके पास रहेंगे जिनके थ्रू आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, और ये सारी आइडियाज मैंने आप लोगों को बता दिए कि जनरली क्या रहता है, किस तरह से रहता है और कितने क्वेश्चंस रहते हैं। राइट, ये एक बार देख लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ने चाहिए पेपर देने से पहले, यानी कि कभी भी अगर हम पेपर दें तो उससे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ ले तो हमारे लिए काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि पेपर के अंदर टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। और ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को 2 सेक्शंस के अंदर कंटेन किया गया है, और एक सेक्शन ए है जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स आने वाली है, दूसरा सेक्शन बी है जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। और अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल 20 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस देखने के लिए मिलेंगे, 4 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो 3 मार्कर होंगे, और 6 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो 4 मार्कर होंगे, जिसके आंसर आपने 80 to 100 वर्ड्स के बीच में करने हैं। और 4 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि 6 मार्कर रहेंगे, और इसका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स के बीच में करना होगा। राइट, तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले हमारे पास आती है सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यानी कि दी गई स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए और उसके बाद आंसर करिए। सबसे पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या कहती है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स आर दी कैश डिपॉजिट बाय द जनरल पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन कहां से, हमारा बैंकिंग से ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया है, और बैंकिंग के अंदर भी कहां से क्वेश्चन है, ये डिपॉजिट से है। कहां से बेटा, ये डिपॉजिट से ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो आपसे क्या बोलता है कि जनरली हमारे पास बैंकिंग के अंदर आपको पता है डिपॉजिट तो 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं बेटा, एक प्राइमरी डिपॉजिट होता है और एक हमारे पास आता है सेकेंडरी डिपॉजिट। कौन सा आता है बेटा, सेकेंडरी डिपॉजिट आता है। तो क्या कहता है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो बेसिकली उस कैश को बोला जाता है जो कि डिपॉजिट किया जाता है किसके द्वारा, जनरल पब्लिक के द्वारा। किसके पास डिपॉजिट किया जाता है, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी सर, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट के अंदर हम जनरल डिपॉजिट की बात करते हैं, जो कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है या फिर पीपल है उनके द्वारा, जनरल पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट करवाया जाता है किसके अंदर, बैंक्स के अंदर। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टेटमेंट 2 की, सेकेंडरी डिपॉजिट की। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या बोलता है कि आर दोस डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पीपल। राइट, तो सेकेंडरी डिपॉजिट किसकी वजह से अराइज होता है, ड्यू टू दी क्रेडिट। राइट, जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट की वजह से अराइज होता है, ड्यू टू द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पीपल। जो लोगों को क्रेडिट दिया जाता है उसके बेसिस पर सेकेंडरी डिपॉजिट हमारा अराइज होता है। तो अगर आप लोग इन दोनों स्टेटमेंट को देख पा रहे होंगे तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी कि दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए ऑप्शंस में से चूज करिए कि सही ऑल्टरनेटिव क्या है। तो पहला क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि दोनों ही स्टेटमेंट, पहली और दूसरी क्या है, सही है। और चौथी स्टेटमेंट कहती है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या बेटा, सही है, इसलिए जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझने की कोशिश करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका है नेशनल इनकम से। किससे क्वेश्चन पूछा गया है? नेशनल इनकम से आप लोगों का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सर द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, नेशनल इनकम मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट के अंदर बेसिक डिफरेंस किस चीज का होता है। तो आप लोगों को पता है कि फैक्टर कॉस्ट की अगर बात की जाए तो फैक्टर कॉस्ट तब होती है जब हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी होती है। क्या होती है बेटा? टू सेक्टर इकोनॉमी होती है। और जैसे ही हमारे पास थर्ड सेक्टर आ जाता है, थर्ड सेक्टर से कहने का मतलब क्या है सर आपका? थर्ड सेक्टर बेसिकली मीन आपका गवर्नमेंट। कौन सा सेक्टर बेटा? आपका गवर्नमेंट सेक्टर। और जैसे ही आपका गवर्नमेंट सेक्टर आएगा तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी कन्वर्ट हो जाएगी थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। और थर्ड सेक्टर के आने की वजह से क्या होगा? जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है बेटा? टैक्सेस लेती है। क्या लेती है बेटा? टैक्सेस लेती है। और साथ ही साथ में आपको क्या करती है बेटा? सब्सिडीज देती है। क्या देती है बेटा? सब्सिडीज देती है। टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए क्या है बेटा? एक रेवेन्यू है, एक इनकम है। और वहीं पर अगर सब्सिडीज की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक एक्सपेंडिचर है। इसीलिए इसका जो नेट निकाला जाए, यानी कि रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो हमारा आता है बेटा NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। तो पूछा गया कि जो मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम के बीच में जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे बेटा? NIT बोलेंगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, दूसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, तीसरा हम इसे कंजम्पशन और ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और चौथा हम इसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसे बोला जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन और कैटेगरी के अंदर है। और क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली द रियल फ्लो। राइट, तो आप लोगों को पता है नेशनल इनकम के अंदर ही आप लोगों ने दो टाइप के फ्लोस पढ़े हैं। एक आपके पास होता है बेटा रियल फ्लो। क्या होता है बेटा? आपके पास रियल फ्लो होता है। और दूसरा आपके पास होता है बेटा नॉमिनल फ्लो। कौन सा फ्लो होता है बेटा? एक आपके पास रियल फ्लो होता है और एक आपके पास नॉमिनल फ्लो होता है। रियल फ्लो की अगर मैं बात करता हूं तो रियल फ्लो के अंदर जनरली गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो होता है, किसका फ्लो होता है बेटा? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो देखा जाता है। और नॉमिनल फ्लो की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कैश या फिर मनी का फ्लो जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो नॉमिनल फ्लो है इसका जो दूसरा नाम है बेटा वो क्या है? मनी फ्लो भी है। इसे मनी फ्लो के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है रियल फ्लो कहां पर है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कहां पर हो रहा है। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है बेटा? पहला ऑप्शन कहता है कि एक हमारे पास फर्म्स है और दूसरी हमारी तरफ के हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड्स के द्वारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइट जनरली दिए जाते हैं। और हाउस होल्ड्स के द्वारा क्या कहता है बेटा? कि हाउस होल्ड्स फैक्टर्स पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? मॉनेटरी सेंस में हो गया। तो मनी आ गया बेटा यहां पर, तो यहां पर बात नहीं होगी। गुड्स और सर्विसेज जो है इसको रियल फ्लो के अंदर कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मनी फ्लो को, ये मनी फ्लो हो गया, ये नहीं माना जाएगा। इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्म्स और हाउस होल्ड है, फर्म्स के द्वारा गुड्स और सर्विसेज दी जा रही है, क्या ये रियल फ्लो है? जी सर, ये रियल फ्लो है। दूसरी तरफ हाउस होल्ड्स के द्वारा फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है बेटा? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, यानी कि लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है और एंटरप्राइज दे रहा है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है। तो ये फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है। तो ये फैक्टर सर्विसेज भी क्या है बेटा? रियल फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर लैंड लेबर जो है इसका फ्लो होता हुआ हमें दिख सकता है। तो ये रियल फ्लो की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन आपका देखा जाए तो कहां से है सर? आपका ये क्वेश्चन आया है बैंकिंग से। कहां से क्वेश्चन है बेटा? ये बैंकिंग से प्रश्न है। और क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है वो दर बताइए, वो रेट बताइए जिस रेट पर कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं, किससे? RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ताकि वो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को या फिर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। उसे क्या बोला जाता है? कहता है वो दर, वो रेट जिस रेट पर RBI क्या करता है? अपने लॉन्ग टर्म खर्चों को, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए वो क्या करता है बेटा? RBI से
पैसा उठाता है उसे क्या बोला जाता है? तो आप लोगों को पता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो एक ही है कि यहां पर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा बैंक रेट। इसे क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोरोइंग बाय अ नेशन, यानी कि किसी भी नेशन के द्वारा, किसी भी राष्ट्र के द्वारा अगर वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग की जाती है ताकि वो क्या कर सके, फाइनेंस कर सके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट को, तो उसको कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। राइट, तो आप लोगों को एक चीज समझनी है। राइट, क्या समझनी है कि सर जब भी अगर हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर डेफिसिट आता है तो इस डेफिसिट को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसे हमें मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है यहां पर कि जो भी बोरोइंग एक नेशंस के द्वारा की जाती है, किससे, वर्ल्ड बैंक से की जाती है, ताकि वो फाइनेंस कर सके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को, उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हमें एक चीज समझनी है कि हमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर जनरली किसे रिकॉर्ड करते हैं, तो करंट अकाउंट के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, यानी कि नील इंपैक्ट हो। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से आपके एसेट और लायबिलिटी के अंदर क्या है बेटा, इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोग बोरोइंग करते हैं तो बोरोइंग करने की वजह से आपकी जो लायबिलिटी है वो राइज होती है, तो उसको कहां से रिकॉर्ड किया जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी बात हमारे पास आती है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, तो आपको पता है जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटा, एक ऑटोनोमस होती है और एक एकोमोडेटिंग होती है। क्या होती है बेटा, ऑटोनोमस होती है और एक एकोमोडेटिंग होती है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है सारी की सारी कंडीशन से, किसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से। राइट, तो बिल्कुल सही बात है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस जो होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन से। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बेटा, यहां पर सही है और बेहतर तरीके से जस्टिफाई करती है इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछा गया, इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को समझते हुए सही अल्टरनेटिव बताइए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट ट्रू इज फॉल्स, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट। तीसरा कहता है दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सकारात्मक है। तो सी ऑप्शन जो है बेटा वो इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस। सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट केयरफुली, यानी कि ये जो एक रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिए और बताने की कोशिश करिए कि सर क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो आप लोगों को एक चीज समझनी है, क्या क्वेश्चन समझना है कि यहां पर सेंट्रल बैंक की बात हो चुकी है, यानी कि ये टॉपिक कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका मनी एंड बैंकिंग से आया हुआ है, यानी कि मनी और बैंकिंग का आपका ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, जो सेंट्रल बैंक है वो इंपोज कर रहा है क्या फाइन, किसके ऊपर, हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। आपका जो सेंट्रल बैंक है वो इंपोज करता है फाइन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लिमिटेड के ऊपर, एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर फॉर वायलेशन ऑफ द बैंकिंग नॉर्म, उनके द्वारा। अब आप लोगों को पता है जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक बेसिकली एक एपेक्स बैंक है बेटा। क्या है बेटा, एक एपेक्स बैंक है। राइट, जो क्या करता है बेटा, मॉनिटर करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है बेटा, मॉनिटर करने का काम करता है या फिर रेगुलेट करता है। हम लोग बोल सकते हैं किसको, बैंकिंग सेक्टर को। बैंकिंग सेक्टर को इसके द्वारा क्या किया जाता है बेटा, रेगुलेट किया जाता है। तो अगर इनके द्वारा वायलेशन किया जाता है किसी भी पॉलिसीज का, तो यहां पर बोला जाता है कि सर
वो कौन सा फंक्शन सेंट्रल बैंक के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो क्या बोलते हैं सर, कहता है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिपोर्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। कौन सा फंक्शन है, तो क्या वो एक इशूअर ऑफ द करेंसी के तौर पर काम कर रहा है। सर ये तो दिख नहीं रहा है हमें। क्या वो बैंकर ऑफ द पब्लिक के तौर पर यहां पर कार्य कर रहा है। नहीं सर, क्योंकि हमें पता है सेंट्रल बैंक बेसिकली बैंकर है गवर्नमेंट का, ना कि पब्लिक का। और थर्ड ऑप्शन कहता है ये बैंकर है गवर्नमेंट का, भारतीय सरकार का बैंकर है वो तो है, लेकिन ये उसके द्वारा फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहे हैं। यहां पर वो परफॉर्म करता है बैंकर्स बैंक की, बैंकर बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, अगला प्रश्न आप लोगों से कहता है इफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज -60 और डिसइन्वेस्टमेंट आप लोगों को बोलेगी कितनी है बेटा, -60 है। आइडेंटिफाई करिए करेक्ट सेविंग फंक्शन को। राइट, तो हमें पता है बेटा जो सेविंग फंक्शन है वो कैसे आता है बेटा, सेविंग फंक्शन के अंदर सबसे पहले आएगा हमारा -a + by, है ना, और a बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारी डिसइन्वेस्टमेंट को। तो इसका मतलब क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट कितने से है बेटा, -60 से है, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या आएगा बेटा -60 प्लस b हमारा कैसे निकलेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मदद से। राइट, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछेंगे b, सो b की वैल्यू होगी 1 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। राइट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/4। तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0.25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 0.25 y, इसका मतलब -60 प्लस 0.25 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ए ऑप्शन के अंदर ही ये बात बोली गई है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन जो है बेटा वो क्या रहने वाले हैं, गलत रहने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है, और ये क्वेश्चन यहां पर है कि सर फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 205 प्लस 0.9 y। c क्या है बेटा आपका 205 प्लस 0.9 y है। आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। राइट, तो आपको इस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और MPC कैसे निकलेगा बेटा 1/1 माइनस MPC, और ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा आपके MPC को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, और वो है बेटा 0.9। इसका मतलब हुआ 1/1 माइनस 0.9, और इसका मतलब है 1/1 माइनस 0.19 का मतलब हुआ 0.10, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ बेटा तो 2 0 ऊपर लगानी पड़ेगी और ये कट जाएगा बेटा इससे 10 गुना। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 10 टाइम इज द राइट आंसर टू दिस। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल इसका क्या रहेगा बेटा, सही आंसर रहेगा। 10 यहाँ पर वैल्यू इसकी देखने के लिए आप लोगों को मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, और अगला क्वेश्चन है कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दी गई स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, और ये स्टेटमेंट असर्शन और रीजन की है, और चूज करिए करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। राइट, दिए गए अल्टरनेटिव को चूज करिए। तो पहला क्या कहता है बेटा, असर्शन बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम तक पहुंचने से पहले द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आपकी APC की वैल्यू। और ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि भाई आपकी इनकम क्या हो जाए बेटा, एकदम मैक्सिमाइज हो जाए। क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ऐसा ही होता है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने से पहले जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 देखने को मिलने वाली है। रीजन क्या बोलता है कि द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। ये स्टेटमेंट भी सही है कि अगर मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता हूं तो ये आपकी टोटल कंजम्पशन और इनकम का रेशियो है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऊपर दिए गए असर्शन को डिफाइन नहीं करती है, इसलिए हम बोलेंगे कि पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट सही तरीके से पहली स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। राइट,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। गलत बात है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बेटा इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? अगला क्वेश्चन हमारे पास है सर, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सर, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश ऑफ द डैश अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि गिफ्ट और रेमिटेंस की अगर बात की जाए तो गिफ्ट और रेमिटेंस को बेसिकली करंट अकाउंट्स के अंदर क्या किया जाता है बेटा? दिखाया जाता है। और कहाँ दिखाया जाता है बेटा? इसको दिखाया जाता है बेटा डेबिट साइड पर। कहाँ दिखाया जाता है? डेबिट साइड पर इसे शो किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्रेडिट कैपिटल नहीं होगा, डेबिट कैपिटल नहीं होगा, क्रेडिट करंट नहीं होगा, डेबिट करंट अकाउंट बिल्कुल सही आंसर होगा। इसीलिए इस ऑप्शन का जो बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बेटा बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से कर पाएंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इक्वेशन सही है? तो आप लोगों को पता है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों 1 के बराबर होती है, दोनों 1 के बराबर होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो इसका क्या है? राइट आंसर है। बिना देखे सोचे समझे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो। इसलिए जो इसका राइट उत्तर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है? कहता है अ सिचुएशन इन विच एन एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज रेफर टू एज डैश सिचुएशन। एक ऐसी परिस्थिति जहां पर एक व्यक्ति जो कि काम करने के योग्य है, काम करने के योग्य है लेकिन वो काम नहीं करता है, राइट, वो काम नहीं करता है। तो क्या कहता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक एबल बॉडीड पर्सन राइट विलिंग नहीं है काम करने के, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उसे लगता है कि सर जो वेज रेट उसे दिए जा रहे हैं वो वेज रेट सफिशिएंट नहीं है, वेज रेट के अंदर और बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब जाकर वो कार्य करेगा, अदरवाइज वो कार्य को इग्नोर करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियां हैं, राइट, ऐसी जो इनएम्प्लॉयमेंट है उसे क्या बोला जाता है? तो क्या उसे फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है? नहीं सर। क्या उसे इनवॉलेंट्री इनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है? नहीं सर। उसे क्या वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर पर्सन जानबूझकर जॉब नहीं करना चाहता है, जॉब तो अवेलेबल है लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो वेज रेट उसे दिए जा रहे हैं वो वेज रेट उतने सफिशिएंट नहीं है जितने वो चाहता है। और चौथा हमारे पास है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जनरल सा मतलब है बेटा छुपी हुई बेरोजगारी। और छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? इसका जनरल सा मतलब है कि सर जिस कार्य को करने के लिए आप 2 लोग को हायर कर सकते थे, उसी कार्य को करने के लिए आपने 4 या 5 लोगों को हायर कर रखा है, तो वहां पर छुपी हुई बेरोजगारी है। और इसका उदाहरण जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जनरली जो हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा जाता है। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन का सही उत्तर अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अब अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? इसी के साथ आप लोगों के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब आपके फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आएंगे जहां पर मैं आप लोगों को इस हिसाब से आंसर करवाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ सके कि अगर आपके सामने ये से प्रश्न आते हैं तो आपको इसका उत्तर किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि यहां पर उत्तर लिख पाना थोड़ा सा पॉसिबल संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको भावनाएं इस प्रश्न की समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि अगर इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आपको इसका उत्तर किस तरह से जनरली करना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोलता है? कहता है सर
डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडिड एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड। यानी कि आप लोगों से सीधा पूछा गया कि वैल्यू एडिशन मेथड और फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड के बारे में बताइए। तो सर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? वैल्यू एडिशन का मतलब है जब हम जब जिस स्टेज पर एडिशन देखी जाए, किसके अंदर? गुड्स के अंदर, तो उसको बोला जाता है वैल्यू एडिड। एग्जांपल के तौर पर जब अब मान लो मैं अभी सर्दियों का समय है, तो सर्दियों के समय के अंदर हमें जल्दी आवश्यकता पड़ती है किसकी बेटा? स्वेटर्स की। और स्वेटर्स को बनाने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? वूल्स की। तो हम वूल लेके आते हैं किससे? सैफर्ड से। मैं एक प्रोड्यूसर हूं बेटा, सैफर्ड से वूल लेके आया बेटा। तो वूल लेके आने के बाद मैंने उसे क्या करा बेटा? प्रोसेस करा, और प्रोसेस करके कन्वर्ट करा उसे किसके अंदर? स्वेटर्स के अंदर। और स्वेटर्स को फिर क्या किया गया बेटा? दुकानों में भेजा गया, और दुकानदार ने फिर उन स्वेटर्स को क्या करा बेटा? बेचा आगे चल के। तो सर वहां से जो हमारे पास वूल आई, वो मान लो 100 रुपए की आती है, मेरे पास आती है, मैं 100 रुपए की परचेस करता हूं, उसके ऊपर मैं वैल्यू एडिशन करता हूं और उसे कन्वर्ट कर देता हूं बेटा किसके अंदर? स्वेटर्स के अंदर। और मान लो इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 400 रुपए। दुकानदार उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, और 100 रुपए लगाकर उसे 500 रुपए में आगे जाकर बेच देता है। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फाइनल आउटपुट में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को क्या कर दूं बेटा? माइनस कर दूं, तो मेरी वैल्यू एडिशन जो है वो निकल कर आ जाएगी। जबकि फाइनल वैल्यू आउटपुट मेथड बात करता है फाइनल आउटपुट की, कि फाइनली क्या प्रोड्यूस किया गया है, फाइनली क्या चीज प्रोड्यूस की गई है उसकी बात की जाए, तो इसको निकाला जा सकता है जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या कर सकता हूं? आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसके साथ में? प्राइस के साथ में। तो जब नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्राइस के साथ में, तो हमारी निकल कर आ सकती है वैल्यू ऑफ द आउटपुट। जबकि वैल्यू एडिशन की अगर बात की जाए, तो वैल्यू एडिशन प्रति स्टेज के ऊपर, हर एक स्टेज के ऊपर जो एडिशन की जाती है वैल्यू की, उसकी बात करता है। राइट। और अगला प्रश्न इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। यानी कि वैल्यू एडिशन आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बोला गया कि परचेज ऑफ द फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए। फर्म ए के द्वारा फैक्टर इनपुट्स को परचेज किया गया 5 करोड़ रुपए में। परचेज की गई नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। फर्म ए के द्वारा नॉन फैक्टर इनपुट्स को परचेज किया गया 2 करोड़ में। उसके बाद सेल्स बाय द फर्म ए टू द अदर फर्म्स इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी। सेल की गई बेटा किसकी? 10 करोड़ की। दूसरा क्या बोलता है? इंपोर्ट किया गया रॉ मटेरियल को फर्म ए के द्वारा किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो 50। एक्सेस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर क्या था बेटा? एक्सेस देखने को मिला आप लोगों को। तो अब आपसे पूछा गया कि आप बताइए वैल्यू एडिशन कितनी है। तो वैल्यू एडिशन में सबसे पहले मैं क्या देखूंगा बेटा? सेल्स कितने की है। तो सेल्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो 10 करोड़ की हमारी इसके अंदर सेल्स है। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो हमारे पास क्या है बेटा? एक्सेस ओपनिंग स्टॉक का एक्सेस भी है हमारे पास। कितने का बेटा? 3 करोड़ का। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर जनरली नॉन फैक्टर इनपुट सर्विसेज को भी लेकर आ रहा हूं बेटा 2 करोड़ की, तो वो भी माइनस होगा, वो भी इनपुट के अंदर जुड़ेगा। और साथ ही साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट भी कर रहे हैं। कहां से? बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर कर आपके द्वारा जो वैल्यू एडिशन की जा रही है वो सही मायने में आपको पता चलेगी कि आपके द्वारा वैल्यू एडिशन कितनी हुई है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये क्या है? कहता है there exists a positive relation between foreign exchange rate and supply of the foreign exchange. Do you agree with the given statement? Justify your answer with the valid argument. तो क्या बोला गया कि एक पॉजिटिव रिलेशन है किसका? फॉरेन एक्सचेंज रेट का और सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का। तो क्या ये बिल्कुल सही बात है? जी सर, हम इस बात से बिल्कुल सहमत है, और ये जो स्टेटमेंट बताई गई है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है? वो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करूं और अगर मैं सप्लाई की बात करूं, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट
राइट। और सप्लाई की बात की जाए तो सप्लाई अगर ज्यादा होगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो ज्यादा सप्लाई होने की वजह से जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इसकी डिमांड कम होगी तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, उसकी वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की एज कंपैरिजन टू द फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सर बिल्कुल जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है और फॉरेन एक्सचेंज जो है सप्लाई है, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव और सकारात्मक रिलेशनशिप जो है वो देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों से कहता है क्या डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटे सेविंग्स आर लेस देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब लोग जो है वो ज्यादा क्या कर रहे हैं बेटा, सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं एज कंपैरिजन टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूसर के द्वारा इतना प्रोडक्शन ही नहीं किया जा सकता है या किया जा रहा है कि वो जो बची हुई सेविंग है लोगों की, उस सेविंग्स को वो क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, राइट। उनके द्वारा उस सेविंग्स को यूटिलाइज किया जा सके। तो उस चीज के ऊपर क्या है, दिक्कत है, परेशानी है। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक प्रोड्यूसर को क्या करना होगा, प्रोड्यूसर को जनरली प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक समाज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी आप लोगों को बढ़ती हुई दिखेगी, राइट। तो यहां पर क्या बोला गया कि सर क्या मैकेनिज्म रहेगा, एक्स एंटे सेविंग अगर कम है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट में तो क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जनरली प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ये समस्या है ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग ज्यादा क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है रीड द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड ऑन सितंबर 26, 2022, राइट। एक आपके सामने राइट एक न्यूज पब्लिश होती है 26 सितंबर 2022 के अंदर, और वो क्या कहती है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंक्रीज कर रहा है अपने बेंचमार्क लैंडिंग रेट को 140 बेसिस पॉइंट से। आइडेंटिफाई करिए कि इसका कॉज क्या है और इसके परिणाम क्या है इस एक्शन के पीछे। तो जनरली अगर आरबीआई के द्वारा यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा लैंडिंग रेट को बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है सर कि आरबीआई बेसिकली कोशिश कर रहा है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सर वो बेसिकली क्या करे, आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। किसको कंट्रोल करे बेटा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। अब सर हमारे सामने एक प्रश्न अराइज होता है, एक प्रश्न आता है कि इन्फ्लेशन इससे किस तरह से कंट्रोल होने वाली है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, वो बात यहां पर है। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं इसके अंदर तो इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल होने वाली है, तो आइए समझते हैं। तो जब आरबीआई के द्वारा अगर क्या किया जाता है, लैंडिंग रेट को बढ़ाया जाएगा, तो इसका मतलब जो लोग हैं राइट, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा बेटा, उस लैंडिंग रेट को फुलफिल करने के लिए राइट क्या करने वाला है, अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करने वाला है। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बैंक लोगों को राइट महंगे दरों पर, महंगे रेट पर क्या करेगा बेटा, इंटरेस्ट महंगे रेट्स पर लोन देने की कोशिश करेगा। और जिसका जनरली लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा बेटा, परहेज किया जाएगा। लोग कोशिश करेंगे कि वो इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कम से कम उठाएं, और जब कम से कम पैसा उनके द्वारा उठाया जाएगा, इसका मतलब जो अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की समस्या है तो वो इन्फ्लेशन की समस्या क्या हो जाएगी बेटा, कंट्रोल हो जाएगी, और इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी बेसिकली कंट्रोल में आ जाएगी।
जाएगी। तो इससे हम लोगों ने ये समझा कि अगर सेंट्रल बैंक के द्वारा लैंडिंग रेट के अंदर वृद्धि की जा रही है या फिर लैंडिंग रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, तो वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ किया जा रहा है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर आरबीआई के द्वारा की जा रही है। इसका राइट आंसर है इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना। और क्या कारण रहेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और पता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा लेकर आई जाती है एक पॉलिसी। उस पॉलिसी का नाम क्या है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। और साथ ही साथ में आप मुझे ये बताएंगे कि उसके अंदर जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर कितने मेजर्स जनरली हैं जो लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, राइट। और उसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि उन मेजर्स की बेसिक डिफरेंस क्या है या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताने का प्रयास आप लोग करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा और अगला प्रश्न क्या कहता है, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बैंक्स फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। यानी कि आप लोगों को पता है जनरली जो सेंट्रल बैंक है वो किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। जिस तरह से जो पब्लिक के साथ जो बैंक डील करता है वो बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। और कॉमर्शियल बैंक बेसिकली क्या काम करता है, वो जनरली मनी को या फिर जो सेविंग्स है हाउस होल्ड्स के द्वारा जो सेविंग की जाती है उस सेविंग्स को मोबिलाइज करने का कार्य उसके द्वारा बेसिकली किया जाता है। सेम सेंस पर जो आरबीआई है वो किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। तो गवर्नमेंट की जो भी इनकम्स है, गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हैं वो जनरली किस बैंक के थ्रू होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। इसके साथ साथ आरबीआई क्या करता है बेटा, आरबीआई गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है लोन की, तो लोन देने का प्रयास करता है या फिर लोन प्रोवाइड करवाता है। जब आरबीआई के द्वारा, जब गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई से किसी भी तरह की सजेशंस मांगी जाए किसी भी पॉलिसीज को लेकर, तो आरबीआई के द्वारा वो सजेशंस भी जनरली बैंक्स को प्रोवाइड की जाती है। तो इसका फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गवर्नमेंट का बैंक है, राइट। इसलिए इसको गवर्नमेंट्स बैंक बोला जाता है। क्योंकि सरकार, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप में से कईयों के अगर घर वाले बिजनेसमैन होंगे तो वो अगर वो जीएसटी जैसी रिटर्न्स, अगर जीएसटी वगैरह फाइल करते होंगे तो वो आरबीआई के फेवर में करते होंगे। और आरबीआई के फेवर में उनके द्वारा क्यों फाइल की जाती है, क्योंकि सर गवर्नमेंट के जितने भी इनकम है या फिर गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं वो जनरली आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होते हैं, राइट। आगे अगर बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन द रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो आप लोगों को पता है कि सर क्या पता है कि इस तरह का प्रश्न आपसे कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। ये पहली बार ही नहीं आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, इससे पहले भी आ चुका है। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो रिजर्व रेशियो के बढ़ने की वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है रिजर्व रेशियो के अंदर, तो क्रेडिट क्रिएशन के अंदर क्या होगी बेटा, कमी आएगी। क्या आएगी बेटा, कमी आएगी या फिर डिक्रीमेंट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्या करता हूं बेटा, आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर पहले रिजर्व रेशियो जो है वो 0.2 था, यानी कि 20% था, राइट, 20% था। तो जो मनी मल्टीप्लायर है, मान लो बेटा 1000 रुपये है ना, तो 1000 रुपये किस तरह से क्रिएट होगा, तो इसकी जगह पे आप जो देखेंगे तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बेटा, 1/0.2 यानी कि 20%। और इसका 20% माने कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसे, तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर कितना जनरेट कर पाओगे बेटा, 5000 रुपये। कितना, 5000 रुपये जनरेट होगा। अब यही बढ़ाकर बेटा 50% कर दो, कितना कर दो, 50% कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0.5। इसका मतलब क्या है बेटा, 1/0.5 मल्टीप्लाइड बाय 500 इंटू 100, और ऊपर कितना हो बेटा 10, यानी कि 2 से गुणा कर दो, तो ये आ गई बेटा वैल्यू 2000। तो यहाँ पर कितना क्रिएशन हुआ बेटा, 2000 का, और यहाँ पर कितना क्रिएशन हुआ बेटा, 5000 रुपये का। तो आपको यही चीज बतानी है कि अगर जनरली रिजर्व रेट के अंदर, राइट, क्या हो जाती है बेटा, बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है। क्या बोलता है, अगर रिजर्व रेशियो बढ़ता है तो रिजर्व रेशियो बढ़ने की वजह से जो
कॉमर्शियल बैंक की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा जो क्रेडिट क्रिएट होगा वो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो रिजर्व रेशियो में बढ़ोतरी के कारण क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम होता है, ये जनरली इसके थ्रू बताया गया। और आपको इस चीज को क्या करना है, बेसिकली एक उदाहरण के साथ बताना है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है सीधे तौर पर, तो आप लोगों को जरूर इस प्रश्न को कर लेना चाहिए। कई बार ये प्रश्न 1 मार्क्स के फॉर्म में आ जाता है, कई बार ये 3 मार्क्स के फॉर्म में भी देखा जा सकता है, और कई बार जैसे कि हाल ही में आप देख पा रहे हैं ये 3 मार्क्स के फॉर्म में पूछा गया है, और कई बार ये डायरेक्टली 1-2 एडिशनल पॉइंट्स के साथ 6 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर। अब अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न आपसे कहता है नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। क्या आपकी एक राष्ट्र की आय जो है वो हमेशा ज्यादा होगी एक लोकल आय के अकॉर्डिंग, राइट? क्या आप इस बात से, इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? और अगर आप सहमत हैं तो इसके पीछे एक वैलिड उदाहरण बताइए कि आप इस चीज से क्यों सहमति रखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि सर नेशनल इनकम की अगर बात की जाए तो नेशनल इनकम के अंदर हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे राष्ट्र की इनकम को इंक्लूड करते हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। यानी कि नेशनल इनकम की अगर बात की जाए तो नेशनल इनकम के अंदर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब यहां पर सिंपल सा है बेटा, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम और टू का, यानी कि बाहर से जो इनकम इंडिया के अंदर आई और इंडिया से जो इनकम बाहर की तरफ भेजी गई उसका नेट लिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास 100 रुपए आते हैं और इंडिया से अगर हम लोग 20 रुपए भेजते हैं तो नेट इनकम जो आती है बेटा वो कितनी आएगी हमारे पास? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने की होगी बेटा? 80 रुपए की होगी, राइट? तो उसको इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर? नेशनल इनकम के अंदर। वहीं पर अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम बेसिकली उस इनकम की बात करते हैं जो बेसिकली जनरेट की जाती है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम है उसी की बात की जाती है किसके अंदर? हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर। तो दोनों ही इनकम क्या है, आपस में डिफरेंस है, दोनों ही इनकम के अंदर आपस में क्या है, डिफरेंशियलिटी है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपस में क्या है बेटा, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग तर्क हैं, राइट? तो हम इस चीज से बिल्कुल सहमत करते हैं कि आपकी नेशनल इनकम हमेशा ज्यादा होगी किससे? आपकी डोमेस्टिक इनकम से, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बेसिकली ऐड करने वाले हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट। वो भी इसके अंदर क्या होने वाला है? जोड़ने वाला है, ऐड होने वाला है। अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा? अगला प्रश्न कहता है इन द एस्टिमेशन ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड focus lies only on the expenditure by the resident of the country, right? तो क्या बोला जाता है कि अगर मैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को निकालने की कोशिश करता हूं तो जीडीपी आप लोगों को पता है कि जीडीपी निकालने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड होते हैं। एक इनकम मेथड होता है बेटा, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और एक हमारे पास होता है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड होता है बेटा? वैल्यू एडेड मेथड होता है। तो क्या बोला जाता है कि जो सर हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अगर मैं बात करता हूं जीडीपी को निकालने की तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ध्यान देते हैं उन खर्चों के ऊपर जो कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं खर्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है? क्या आप इस चीज से सहमति दिखाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के खर्चों को ही इंक्लूड नहीं किया जाता है, या उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन्हीं को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अलावा और भी खर्चे हैं, और भी एक्सपेंडिचर है जिनको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम को निकालते टाइम पर। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर आप लोगों ने बताना है वो किस तरह से बताना है कि सर नो, राइट? क्या लिखना है आप लोगों ने? नो, I don't agree with the given statement because in this statement this is basically talking about the expenditures that are done by the resident of the country, right, while computing the gross domestic product, but others expenses should also be considered. Expenditures by the others should also be considered while calculating this. That's why this statement is not validated or this statement is not correct. अगला प्रश्न
ये रहा। और अगला प्रश्न क्या कहता है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम, यानी कि डायग्राम आपको दिया गया है, कैटेगराइज द आइटम्स इनटू रेवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट्स स्टेटिंग वैलिड रीजन, यानी कि आपको बताना है कि ये जो दी गई रिसीट्स है, यानी कि ये ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी रेवेन्यू रिसीट है और कौन सी कैपिटल रिसीट है। तो आप लोगों को पता है रिसीट का मतलब हुआ इनकम, और रेवेन्यू रिसीट की अगर बात की जाए और कैपिटल रिसीट की अगर बात की जाती है तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब है वैसी रिसीट्स जिसकी वजह से राइट ना तो एसेट के अंदर इंक्रीमेंट हो ना ही लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट देखा जाए, राइट। तो अगर वैसी रिसीट्स की बात की जाए किसकी, गवर्नमेंट की, राइट। तो और यहां पर उदाहरण देता है हर 1 रुपीस के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स है 21 पैसे का, बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज है 20 पैसे की, वहीं पर रिकवरी ऑफ द लोन है 3 पैसे का, नॉन टैक्स रेवेन्यू है 9 पैसे का, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है 19 पैसे की। तो अगर आपसे पूछा जाए रेवेन्यू रिसीट, तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ना ही हमारे एसेट्स के अंदर इंक्रीमेंट हो ना ही हमारी लायबिलिटीज बढ़े। जैसे कि जीएसटी और टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये बेसिकली इनकम तो है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इसके आने की वजह से गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है, किसी भी प्रकार की लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होती है। तो इसीलिए ये कैसी है बेटा, रेवेन्यू रिसीट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को मिलती है, अदर देन टैक्स रेवेन्यू भी मिल रही है, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट है। उदाहरण के तौर पर जैसे भारतीय सरकार के द्वारा फीस चार्ज की जाती है, भारतीय सरकार के द्वारा और भी XYZ टाइप के खर्चे जो हैं वो दिखाए, इनकम जो है वो रिसीव की जाती है, जैसे फीस के तौर पर उनसे पैसा मिलता है, डोनेशन के फोन पर उनको पैसा मिलता है। तो ये कैसी है, नॉन टैक्स रिसीट है। ये कैसी है बेटा, टैक्स रिसीट है, लेकिन टैक्स रिसीट तो है लेकिन इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है इसके अगेंस्ट। टैक्स भरना सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन टैक्स का पैसा कहां खर्च होगा ये भारतीय सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता आपसे या फिर मुझसे नहीं है, भारतीय सरकार को वो बात यहां पर बोली गई। रिकवरी ऑफ द लोन, लोन की रिकवरी की गई तो इसके अंदर लायबिलिटी जो थी वो कम हो गई हमारी बेटा, अब कर्जा जो था वो हमारा क्या हो गया, और कम हो गया बेटा। तो ये रिकवरी ऑफ द लोन की वजह से एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये कैपिटल के अंदर जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स भी किसके अंदर जाएगा बेटा, अगेन रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के अंदर। बोरोविंग और अदर लायबिलिटीज कहां जाने वाली है बेटा, कैपिटल रिसीट्स के अंदर। बोरोविंग थी और बाकी लायबिलिटीज है ये कहां जाने वाली है, कैपिटल रिसीट के अंदर, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और इसका अब पार्ट नंबर बी आप लोगों के लिए क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड द फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट, देखो बेटा सबसे पहले बात समझना कि डेफिसिट और सरप्लस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिसिट एंड सरप्लस। अगर मैं डेफिसिट की बात करता हूं तो डेफिसिट की सिचुएशन तब अराइज होती है जब हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज्यादा होते हैं हमारी रेवेन्यू से। व्हेन आवर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू देन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। और सरप्लस की कहानी अराइज होगी बेटा इसका अपोजिट, जब हमारी रेवेन्यूज जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो हमें सरप्लस की सिचुएशन जो है वो बेसिकली देखने के लिए मिलती है। तो अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, किसकी बात करता हूं, रेवेन्यू डेफिसिट की और फिस्कल डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात की जाए तो वो अराइज होगा जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं आपके रेवेन्यू रिसीट से। और रेवेन्यू डेफिसिट को निकाला जा सकता है कि कितने का रेवेन्यू डेफिसिट है, बाय सब्ट्रैक्टिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दीजिए, आप लोग निकाल लेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। वहीं पर अगर बात की जाए फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर बात की जाती है मेरे प्यारे बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर की एंड टोटल रेवेन्यू की। तो जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर आपका आता है बेटा क्या, डेफिसिट। क्या आता है बेटा आपका, फिस्कल डेफिसिट। और इसको निकालना है तो आप कर सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में से हम लोग माइनस कर दें टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल रिसीट्स को, तो हमारा निकल कर आ जाएगा बेटा क्या, हमारा डिफरेंस। अगला प्रश्न, अब इसी के साथ आप लोगों का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है
वो समाप्त होता है, राइट, क्या होता है, समाप्त होता है। और अब आप लोगों के लिए शुरू होगी एक अलग और एक नई यूनिट, और वो क्या है, सेक्शन नंबर बी। और सेक्शन नंबर बी जो है वो बात करती है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। अब अगेन इसके अंदर भी 10 प्रश्न जो है वो आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलने वाले हैं। कहां से देखने के लिए मिलने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप लोगों से बात करता हूं, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आता है वो ये है क्या, और सबसे ज्यादा एक चीज याद रखिएगा, अगर आसान यूनिट कोई है तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर ये जो यूनिट है ये थोड़ी सी परेशान करने वाली है। तो एक चीज याद रखिएगा कि सर इससे आसान यूनिट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल सकती है, पर शर्त एक, आप चीजों को ध्यान रखेंगे कि चीजों को यहां पर जब समझने का आपके द्वारा प्रयास किया जाए तो वो प्रयास समझने का हो, ना कि रटने का हो। क्योंकि अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप संभवतः ज्यादा स्कोर इसके अंदर कर पाएंगे, और हर एक यूनिट को रिलेट करते हुए चलेंगे तो ही। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, और पहला प्रश्न कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। दी गई स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ध्यान से समझिए, यानी कि ऑप्शन टाइप स्टेटमेंट रहेगी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल was responsible for frequent famines between 1875 and 1900। यानी कि अगर मैं 1875 से लेकर 1900 तक की बात करता हूं तो एग्रीकल्चर जो था वो किसके अंदर हुआ करता था बेटा, ब्रिटिश राज के अंदर हुआ करता था, राइट। तो कहता है उसका जो कमर्शियलाइजेशन किया गया, यानी कि कॉमर्स ट्रेड के पर्पस के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर का यूज किया जाता था, उसकी वजह से आपको वहां पर सूखा या फिर सूखे की जो सिचुएशन है, फेमाइन सूखे की जो समस्या है, वो आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर यहां पर उनके द्वारा जनरली उन्हीं रिसोर्सेज को उपज की जाती थी जिनके थ्रू उनको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वो इस चीज का भी ध्यान नहीं रखते थे कि इसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द लैंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। जी हाँ, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रिटिश राज के अंदर भारत एक्सपोर्ट किया करता था फूड ग्रेन्स का, राइट। फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट उनके द्वारा किया जा सकता था, और ये कई चीजें हमें पता नहीं होती है, लेकिन ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि एक्सपोर्टर हुआ करता था किसका, फूड ग्रेन्स का। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसलिए अगर देखा जाए तो पूछता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, गलत बात है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, दूसरी सही है, ये भी गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही उत्तर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कहता है, क्या कहता है सर, कुछ तो कहता है, और प्रश्न कहता है ये, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। दिए गए स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ध्यान से समझिए। कहता है क्या स्टेटमेंट है, द परचेज ऑफ द फूड ग्रेन्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसे बोला जाता है इज मेंटेन्ड एज ए बफर स्टॉक, राइट। क्या बोला गया कि जो परचेज की जाती है, जो चीजें परचेज की जाती है, फूड ग्रेन्स परचेज की जाती है किसके द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, राइट। उसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल सही बात है। और उसको मेंटेन किया जाता है एक बफर स्टॉक के तौर पर। जो परचेज किया जाता है उसको बफर स्टॉक के तौर पर रखा जाता है, यानी कि एडिशन के तौर पर रखा जाता है। अगर कभी उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया जाए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पूर्ण तहत ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या कहता है कि सर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सेफगार्ड करता है फार्मर को अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन दी फार्म प्रोडक्ट प्राइसेस। अगर किन्हीं कारण और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से अगर प्राइसेस फूड ग्रेन्स के कम हो जाएं तो उससे प्रोटेक्ट, उससे बचाने का प्रयास जनरली किया जाता है MSP के द्वारा। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक किस्म से गारंटी देने का कोशिश करता है, या फिर इसके द्वारा एक गारंटी दी जाती है। और किसे गारंटी दी जाती है? फार्मर्स को, कि आप टेंशन मत लीजिए, कम से कम इतना प्राइस तो हम देने वाले हैं। अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज भी आ जाए फिर भी इतना प्रयास हम जरूर करेंगे कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के तहत बेसिक प्राइस हम आप लोगों को देने की
कोशिश करें। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब दोनों ही बताई गई स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सर, और आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखिए और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताइए। कहता है सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज द स्ट्रेटेजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वलिटी, रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द एसेंशियल टूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो पूछा गया कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि इंपोर्ट को हटाने की बात की गई, यानी कि कम से कम इंपोर्ट को किया जाएगा या फिर इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। क्या ये बिल्कुल सही थी फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए? जी हाँ, ये परिस्थितियां और ये स्टेटमेंट सही तरीके से इसको डिफाइन करती है, यानी कि ये बातें बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइसेंस पॉलिसी यूज की गई थी ताकि रीजनल इक्वलिटी, एरिया वाइज इक्वलिटी जो है वो बनाकर रखी जा सके, रीजन वाइज इक्वलिटी बनाई जा सके। क्या ये बात सही है? सही है। तीसरी बात, रशियन इकोनॉमिक मॉडल को बेस माना गया भारत की आर्थिक सिस्टम के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। क्या यह बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। जनरली हम लोगों ने मिश्रण करने की कोशिश करी थी, मिश्रण करने का प्रयास किया था, जहां पर हम लोगों ने अच्छी चीजें हर जगह से उठाने की कोशिश करी थी। जनरली हमारे पास दो तरह के सिस्टम थे, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था और एक सोशलिस्ट सिस्टम था, और इंडियन इकोनॉमी कैसी बनी? मिक्स्ड सिस्टम के तौर पर उभर कर आई, जहां पर हमने जो अच्छे फीचर कैपिटलिस्ट के थे और जो अच्छे फीचर सोशलिस्ट के थे, दोनों को कंबाइंड करके उठाया और उसको मर्ज करने की कोशिश करी। अगला प्रश्न क्या कहता है? मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर द इन्वायरमेंटल बेस। हाइडल पावर जनरली क्या बेहतर है? तो सबसे पहले बात क्या की जाए, हाइडल के लिए हाइड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कहता है द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर द लोकल एरिया। एब्सोल्युटली करेक्ट है, छोटे एरिया के लिए, क्योंकि मिनी की बात की जा रही है। तो मिनी हाइडल प्लांट्स बेसिकली छोटे लघु एरियाज के लिए, छोटे एरियाज के लिए ही क्या करेंगे? लोकल ग्रामीण लोग एरिया के लिए ही एनर्जी को जनरेट करेंगे। आगे कहता है दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न। इसकी वजह से लैंड यूज पैटर्न के ऊपर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानियां देखने को नहीं मिलती है। और तीसरा क्या कहता है? वो पूर्ण तहत रिलाई करते हैं पेरेनियल स्ट्रीम्स के ऊपर, यानी कि सदाबहार बहने वाली नदियों के ऊपर उनका जो डिपेंडेंसी है वो रहती है। तो हाइडल मीन्स वाटर, तो हमेशा पेरेनियल स्ट्रीम्स के ऊपर ही उनका निर्भर रहेगा, और इसकी वजह से जो लैंड यूज पैटर्न है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। और साथ साथ में ये लोकल एरियाज को फ्लरिश करने की बात करती है, यानी कि ग्रामीण शहरों के, ग्रामीण एरिया के बारे में ज्यादा बात की जाती है इसके अंदर, ना कि शहरों के बारे में। तो तीनों ही स्टेटमेंट मुझे सही दिख रही है, इसलिए अगर तीनों ही ऑप्शन होंगे तो सही होंगे, जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही तरीके से क्या कर रहा है बेटा? जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये क्या है? सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए पूर्ण तहत से सही है इस स्टेटमेंट के लिए। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेन जो कि चाइना के द्वारा चलाया गया, वो किसके ऊपर था? वो वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था, वो नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज के ऊपर था, क्या वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर था, राइट? क्या वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर था? किसके ऊपर था? क्या वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर था? क्या वो हमारा वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे, इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाएंगे? तो क्या वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करता था? तो अगर मैं बात करता हूं ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान की, जो कि चाइना के द्वारा चलाया गया, वो खासकर संभवतः जो वो देखा जाता था वो किसके ऊपर निर्भर ज्यादा करता था? वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता था कि इंडस्ट्रीज को जो है वो ज्यादा एडवांस करेंगे, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो है उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे और इंडस्ट्रीज को ज्यादा ग्रो करवाने में मदद करेंगे। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर रहने वाला है।
इंडिया दिए गए ऑप्शन में से किसका मेंबर या फिर रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स का मेंबर नहीं है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से भारत जो है वो कौन से रीजनल या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप का सदस्य नहीं है, स्टेटमेंट कहती है। तो सबसे पहले बात करें ब्रिक्स की, तो आपको पता चलता है ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका का ग्रुप है। तो यहां पर तो इंडिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है। G20 के अंदर भी इंडिया है, अभी तो G20 मीटिंग इंडिया के अंदर करवाई गई। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो साउथ एशियन रीजन के अंदर भी इंडिया आता है, इसलिए इसका भी मेंबर है। यूरोपियन यूनियन जिसको कि EU बोला जाता है, इसका सदस्य भारत नहीं है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात की जाए तो अगला प्रश्न कहता है स्किल इंडिया प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज, किस चीज को बढ़ाने के ऊपर नहीं था इंडिया के अंदर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट के ऊपर, या फिर GDP को बढ़ाने के ऊपर, या फिर इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन। तो इसी के ऊपर नहीं था बेटा, जो हमारा इनएडिक्वेट स्प्रेड था वोकेशनल एजुकेशन का, यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो वोकेशनल यानी कि वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर ज्यादा ध्यान यहां पर नहीं था, बल्कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट और इंक्रीज ऑफ द GDP ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस इसके अंदर किया गया, तो उससे निर्धारित ये ज्यादा था। अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट के संदर्भ में ये चीजें बताइए। बिटवीन 1966 टू 76 माओ इंट्रोड्यूस्ड दिस मूवमेंट अंडर विच प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स, राइट, which professionals and students were asked to work and learn from real life situation prevailing in the countryside of China। तो 1967 और 76 के बीच में माओ ने इंट्रोड्यूस करी एक मूवमेंट, किसके बीच में, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट के बीच में, जहां पर उनको बोला गया कि आप वर्क करो, लर्न करो रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर। इसको क्या बोला गया बेटा, इसको कम्यून सिस्टम बोला गया, इसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोला गया, या फिर ओपन डोर पॉलिसी बोला गया, या फिर ग्रेट प्रोलरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन बोला गया। तो इसको बोला गया बेटा ग्रेट प्रोलरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन, यानी कि कल्चर के ऊपर रेवोल्यूशन की बात यहां पर की गई, इसलिए इसको जो राइट आंसर जो होगा वो उत्तर नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहता है सर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, दी गई स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्या कहता है, इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, सर्विस सेक्टर के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर, और वही एक ग्रोथ के तौर पर निकल कर आ रहा है, उभर करके आ रहा है। दूसरा क्या कहता है, अमंग द नेबर्स ऑफ द इंडिया चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, यानी कि अगर नेबर की बात की जाए इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो दोनों में चाइना के जो लोग हैं वो ज्यादा आयु जो है उनकी देखी जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, वर्कर्स हु आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स आर कॉल्ड डैश वर्कर, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें रेगुलर वर्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेगुलर वर्कर बोला जाता है, ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना वो कैजुअल है, ना वो हायर्ड है, वो रेगुलर वर्कर है, इसलिए उसे रेगुलर वर्कर की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। जॉबलेस ग्रोथ लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो जॉबलेस, अगर मान लो लोग बहुत ज्यादा जॉबलेस है यानी कि अनएम्प्लॉयड है, उसमें ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा, लेबर रिफ्यूजेस टू माइग्रेट, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, ग्रोथ रेट इज लो, ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट। जॉबलेस ग्रोथ क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, बिकॉज द ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुई है, उस अपग्रेडेशन के कारण ये समस्या जो है वो देखी जा रही है, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा बेटा यहां पर। प्रोडक्शन ऑफ द डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, सीधे से पता चलता है इसे क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है, यानी कि एक प्रकार की ही गुड्स को ना बनाकर अलग अलग प्रकार की गुड्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो उसे बोला जाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन,
डाइवर्सिफिकेशन इन द सेक्टर और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोडक्शन ऑफ द डाइवर्स वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स की बात की जा रही है, तो इसका बोला जाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स। इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, इसको ध्यान से समझिए। कहता है इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया अनाउंस इट्स 5 ईयर प्लान इन 1951। क्या भारत का 5 वर्षीय योजना सबसे पहले 1951 के अंदर आई थी? जी हाँ सर, 1951 के अंदर आई थी। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना अडॉप्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को ऐसे कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें जनरली जो ये हमारी 5 वर्षीय योजना है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको बोला गया, राइट, इसको इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो लेकर आई गई, राइट, चाइना के द्वारा, इंडिया के द्वारा और पाकिस्तान दोनों के द्वारा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे क्या कहता है, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर और अकाउंट ऑफ द करेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। तो भैया ये क्या देख पा रहे हैं आप, ये डिफोरेस्टेशन है, पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा, यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये डिफोरेस्टेशन की परिस्थितियां है और विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्या करंट इन्वायरमेंट चैलेंजेस क्या है, डिफोरेस्टेशन है, और डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या क्या समस्या होती है, उन समस्या के बारे में आप लोगों को बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है साफ तौर पर कि पेड़ों को यहां पर काटा जा रहा है अपने बेनिफिट, अपने फायदे के लिए। तो ये एक डिफोरेस्टेशन की परिस्थिति है। तो डिफोरेस्टेशन की परिस्थिति बेसिकली क्या कहती है या फिर डिफोरेस्टेशन किस तरह से एक्सप्लेन करता है, उसको आप लोग यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, या इंपैक्ट करता है हमारी इन्वायरमेंट को। अगला प्रश्न हमारे सामने है और अगला प्रश्न कहता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए कि रूरल बैंकिंग सिस्टम का रोल किसके अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर, इंडिया के अंदर। तो रूरल बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया के जो बैंक्स है वो क्या करते हैं बेटा, ग्रामीण एरिया के लोगों को लोन देते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो बहुत सारी जगह पर उस पैसे को क्या कर सकते हैं बेटा, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जो स्मॉल लघु उद्योग है उन लघु उद्योगों में क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ दर्ज कर सकते हैं या फिर ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, राइट। तो हमें रूरल बैंकिंग सिस्टम के बारे में यहां पर बताना है और साथ ही साथ में रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर क्या इंपैक्ट इसका देखा गया उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। डॉक्टर खुराना एक डेंटिस्ट है और वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के अंदर। ही वॉज अर्निंग अ कंपैरेटिवली लो इनकम, सो ही डिसाइडेड टू मूव टू अ सिटी एंड स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट फॉर द सेम। Identify and explain the type of expenditure incurred by Dr. Khurana which directly contribute to the process of human capital formation। तो खुराना सर क्या करते हैं, राइट, पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे, इकोनॉमिकली वीकर एरिया के अंदर काम कर रहे थे, अब वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब वो कहाँ पर चले जाएंगे बेटा, सिटीज की तरफ चले जाएंगे, राइट। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है बेटा, खर्चा किया जाता है और वो मूविंग का खर्चा है। कौन सा खर्चा है बेटा, मूविंग का खर्चा है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि इस खर्चे को क्या बोला जाता है जब एक पर्सन इनकम कम मिलने के कारण एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में चला जाता है, उसको क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। अगला प्रश्न, एक्सप्लेन वैलिड रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री एमरजेंस ऑफ द पॉवर्टी इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान की परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब क्यों हुई, क्या परिस्थितियां रही। तो यानी कि अगर ये देखा जाए तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बीच में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जहां पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंसेस क्यों है। और यहां पर क्या पूछा गया आपसे, रीजन पूछा गया, क्या पॉवर्टी है। जनरली पाकिस्तान डेट के अंदर बहुत ज्यादा है, राइट, उसके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं देखा गया। डेट जो है बहुत ज्यादा उनके द्वारा लिया गया, जिसकी वजह से आज पॉवर्टी के आलम आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं। लाइसेंस राज के क्या कारण थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर। तो लाइसेंस राज का मतलब क्या है कि लाइसेंस जिनके पास होगा, लाइसेंस होल्डर जो भी होंगे, उन्हीं को अलाउड किया जाएगा उस बिजनेस को करना। इसके पीछे का कारण क्या था, ताकि सर लाइसेंस दिए जा सके सबको, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि कौन पर्सन कितना प्रोड्यूस करने वाला है
और कितनी क्वांटिटी किस फील्ड के अंदर वो देने वाला है, राइट। इससे ये सुनिश्चित किया जा सके क्या कि जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन लोगों के बीच में बराबरी से किया जा सके। ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी उभर कर ही आई थी, किससे? एक्सप्लॉयटेशन से। जो किया गया था किसके द्वारा? जो किया गया था, जो देखा गया था किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो समस्या फिर से दोबारा से देखने के लिए ना मिले, इसीलिए इस समस्या का समाधान था कि लाइसेंस राज जो है वो लेकर आया जाए भारत सरकार के द्वारा। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब क्या है? दो तरफिया ट्रेड, यानी कि अगर मैं किसी के साथ ट्रेड कर रहा हूं तो सामने वाले भी मेरे साथ चीजों को क्या करें? ट्रेड करें, तो उसको बोला जाता है मल्टीलेटरल ट्रेड। यानी कि बोथ साइड ट्रेड को मल्टीलेटरल ट्रेड के तौर पर देखा जाता है और उसको बोला जाता है मल्टीलेटरल ट्रेड। तो मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब है टू साइडेड ट्रेड, जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है बेटा? ट्रेड करती है, राइट। किस चीज का? जिस चीज में वो एफ्लुएंट होती है वो उस चीज में करेगी, और हम जिस चीज में एफ्लुएंट होंगे हम उस चीज का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, व्यापार करने की कोशिश उसके साथ करेंगे। तो उसको डिटेल में आप लोगों ने बताना है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है सर, स्टेट एंड इलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स with valid argument. Indian economy has showed satisfactory progress toward the formalization of the workforce in the recent past. यानी कि अगर मैं वर्कफोर्स की बात करूं तो उसके अंदर भारत जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया गया। तो क्या ये सही लगती है आपको स्टेटमेंट? नहीं सर, अभी भी बेरोजगारी का आलम वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखे गए। तो इसके अंदर जो आपने आंसर करना है वो किसके संदर्भ में करना है बेटा? कि आपको क्या प्रोग्रेस देखने को मिली जो आपके द्वारा फॉर्मलाइजेशन किया गया वर्कफोर्स के अंदर, जो वर्कफोर्स को थोड़ा सा फॉर्मल बनाया गया, क्या उसके अंदर भारत को किसी तरह की बेनिफिट दिखे हैं या नहीं दिखे हैं, उससे संदर्भ में है। अगला प्रश्न ये रहा, Why are less women found in regular salaried employment? रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट के अंदर वुमेन्स को क्यों देखा जाता है? क्योंकि आपको पता है हम एक कंजर्वेटिव समाज के अंदर रहते हैं, तो कंजर्वेटिव समाज के अंदर रहने के कारण वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू बी मच एडुकेटेड, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, एजुकेशन भी नहीं दी जाती है। तो वो सबसे बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से जो वुमेन है वो रेगुलर सेक्टर के अंदर नहीं देखी गई। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब है? अगर ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो इसके अंदर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है, जैसे उनकी स्किल्स के बारे में बात होगी, उनकी ग्रोथ के बारे में बात होगी, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। और फिजिकल कैपिटल के अंदर हम जनरली बात करते हैं प्लांट्स एंड मशीनरी की, उनसे संदर्भ में रिलेटेड में यहाँ पर बात होती है। तो इसको आपने पहले एक्सप्लेन करना है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, फिर फिजिकल कैपिटल को एक्सप्लेन करेंगे, ह्यूमन कैपिटल का उदाहरण बताएंगे और फिजिकल कैपिटल का भी उदाहरण बताएंगे उसके बाद। अगला प्रश्न, स्टेट एंड डिस्कस एनी वन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से अचीव की जा सकती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हैम्परिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम शुड बी मेड। एक प्रॉपर चेक और बैलेंस सिस्टम हमें बनाने की आवश्यकता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा सके। उसके संदर्भ में आपका इसका आंसर करना है। क्रेडिट प्रोग्राम जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर लेकर आए गए रूरल इंडिया के अंदर, उसके क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? तो भाई क्रेडिट जो है बहुत आसानी से मिल पाएगा, सस्ते दरों पर मिल पाएगा, इकोनॉमिक रेट्स पर मिल पाएगा, राइट, इजीली मिल पाएगा, क्योंकि क्रेडिट जो माइक्रो लेवल पर बनाए गए वो माइक्रो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। नीति आयोग इंडिया हैज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू फैसिलिटेट डिजिटल बैंक, देयर इज अ need for creating a regulatory framework for promoting this. Niti Aayog in its report titled Digital Bank, a purpose for licensing and regulating regime for India, offers a template and roadmap for a digital bank licensing and regulatory regime for country. India public digital infrastructure, especially unified payment interface, has successfully faced it. With Aadhaar, India is at the cusp of
operationalizing its own open banking framework. This demonstrates that India has the technology stock to fully facilitate digital bank. Digital banking allow a user to set up automatic payment for regular utility bill. Digital banking enable funds transfer to reduce the risk of the counterfeit currency by promoting a cashless society. Digital banking restricts the circulation of the black money. On the basis of the given text and common understanding, answer the following questions carefully. सबसे पहला क्वेश्चन क्या, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग? तो आप लोगों को पता है प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का? तो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन इसके प्रधानमंत्री जो है वो देखे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ दिस। डिस्कस टू मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग के क्या कारण है? तो यहां पर देखो, कैशलेस सोसाइटी, डिजिटल बैंकिंग जो रिस्ट्रिक्ट करता है सर्कुलेशन ऑफ दी ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकता है, कैशलेस सोसाइटी बनाता है और कैशलेस सोसाइटी को बनाने की वजह से जो फ्रॉड्स है उनसे बचा जा सकता है या फिर बचाया जा सकता है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। और इसी के साथ अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं किसकी, सीओटी की या फिर बोर्ड्स की, और अभी तक आप लोगों ने तैयारी करना शुरू नहीं किया है, तो अड्डा 247 आप लोगों के लिए लेके आया है एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जहां पर आप डिटेल में क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले आप गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे और गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर टाइप करने वाले हैं क्या, अड्डा 247। जैसे आप अड्डा 247 के ऊपर ओपन करते हैं, आप ओपन करने के बाद ऑल कोर्सेज के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ पर स्कूल। अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल लेवल पे जाएंगे, K12 आप यहाँ जाएंगे सीयूटी महापैक के ऊपर। जैसे आप महापैक के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सीयूटी कॉमर्स महापैक बाय अड्डा 247। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक कोड दिखेगा, इसको हटाना है और आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोड लिखना है Y828 और जैसे आप इसे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आप देख पाएंगे कि 1870 रुपए का डिस्काउंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और ये कोर्स आपको 9129 रुपए 17 पैसे पर मिलने वाला है। राइट, तो आई होप आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर आप लोगों को आती है और ये टॉपिक जो आपको करवाया उसमें किसी भी तरह का डाउट्स अगर आप लोगों को आता है और आप मेरे से क्या करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ डाउट्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग, मुझे मेल कर सकते हैं। और जो मेरी ईमेल आईडी रहने वाली है वो ईमेल आईडी क्या रहेगी, वो रहेगी prince.thakur@adda247। तो इस ईमेल आईडी को क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ईमेल आईडी रहने वाली है मेरी prince.thakur, राइट, क्या रहने वाली है, prince.thakur prince.thakur@adda247.com। ये मेरी ईमेल आईडी रहेगी prince.thakur@adda247.com। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।